अब हमारे पास दो ऐसे जंतु बैठे हैं भाई साहब, जिसकी उम्र कुल 8 साल है, और एक ऐसा बैठा है जिसकी 8 ही बची हैं। तो अब है क्या कि इसके लिए तो 92 पड़ी हैं कविता पढ़ने को, अब जिसकी 8 ही बची हैं, हम सोचते कि उसको पहले धकेल लिया जाए। अच्छा, आदमी खतरनाक है, वो जितना खतरनाक है उससे ज़्यादा खतरनाक संतानें हैं। चच्चा सुनना, मैं एक दिन गया बाबू भैया घर, और जैसे ही पहुंचा तो मैंने एक बालक से पूछा, हमने कहा बेटा पिताजी कहाँ हैं? बोला कौन से वाले? अब भाई साहब हम रट्टे में कि पिताजी कौन से वाले का क्या मतलब है? मैंने कहा बेटा कितने पिताजी हैं? कि सर 5। मैंने कहा वो तेरे 5? बोला चच्चा गिनती कराऊंगा तो तुम्हारे 6 निकलेंगे। अब देखो जो बात बता रहा हूँ बाबू भैया के लल्ला की ठीक ठीक लगे तो ताली बजा के उसे आशीर्वाद देना, और बुरी लगे तो ईंटें मारना इन्हें, क्योंकि जिम्मेदार यही है बाकी जन्म के लिए। मैंने पूछा लल्ला बताइए? बोला देखो वो परम पिता परमात्मा सबका बाप है। मैंने कहा यार है। बोले तुम्हारे अपने पिताजी तुम्हारे बाप हैं? हमने की लल्ला हैं। तीसरा सवाल, पत्नी के पिताजी से क्या कहते हो? मैंने कहा बेटा पिताजी ही कहते हैं। तो बोले कितने हो गए? हमने कहा 3 हो गए। अगला सवाल उसने जमा मजेदार किया, बोले चच्चा? हमने की हाँ, और वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी? देखो आज ठोक लिया करो, मजा आ जाए तो। और अगले पे तो कमाल कर दिया, बोले चच्चा कितने हो गए? हमने की 4 के। बोले 5वां बताऊं? हमने कि बता। कि गैया अगर माँ है तो साढ़ कौन हुआ? मैंने कहा लल्ला जे 5 तो तेरे, तू छठवां कौन सा बता रहा था सो बता। बोले चच्चा छठवां जे है कि जब अटक जाए तो गधे से भी पिताजी कहनी पड़ती है। अभी खत्म कहाँ हुई है, तब तक बाबूलाल डींगिया निकले आए, किसी ने कितने पाप बता दिए? मैंने कही 6। बोले एक और है। उन्होंने कहा वो कौन से हैं? बोले भारत माता और गंगा माता का तो पता मिल गया है, पिताजी आज तक नहीं मिले। अच्छा लगा तो ताली बजाओ, चच्चा को बुलाओ। आए आदरणीय बाबूलाल डींगिया जी। परम बस 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 बच्चों। आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, हाँ, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं यहाँ के उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये पैदावार बढ़ाई, और डबल धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि इस पैदावारी में किसी का सहारा भी नहीं लिया होगा। मैं आज का कवि हूं। बेटा एक मिनट चुप रहो, अब सुनने दो। अब सुनो, अच्छी लगे ना ताली बजाना, नहीं शांत सुनो मैं क्या कह रहा हूं। बाल को हंगामा काटोगे तो बाहर निकाल दिए जाओगे। अब की बार पक्की बात बता रहा हूं, और इधर से निकाल मंच की तरफ से। मैं आपको एक बात बता रहा हूं साहब, मैं आज का कवि हूं, राजस्थान से मंगाया गया हूं, ये सब बुलाए गए हैं। वाह, अच्छा। और चच्चा को कोई बस नहीं बिठालती है, मालगाड़ी से लाए गए हैं? पर मैं बिल्कुल शांत बैठा था। इस उम्र पे शांत ही बैठा जाता है। भाई सतीश जी ने मुझे उठाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान जिसने मुझको उठाया उसे तू उठा। वाह, ये बात मैंने कही थी कि जो राजस्थान से आया हूं, आपको एक बात बता दूं, राजस्थान में हमेशा सूरवीर जो पैदा हुए हैं, और जो सूरवीर होते हैं वो रण में सबसे पहले आते हैं। कायर तो सब मेरे भैया पीछे को रह जाते हैं। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ, 8वीं पास कवि हूँ। ये सब पढ़े लिखे विद्वान हैं सब।
सब पढ़े लिखे विद्वान है साहब। इन्हें पढ़ लिख के कोई तीर तो मार नहीं लियो कर कपता रहे बाद में 8 ही पास कर रहा हूं। पर एक बात कह रहा हूं साहब, कम पढ़ा लिखा हूं, कोई अल्फाज ऐसे मेरे मुख से निकल जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। माफ़ के अलावा मेरे करोगे क्या आप? माफ़ के अलावा मेरा करोगे क्या साहब? नहीं कर तो सकते हैं, या कस्बा को नाम है माट, उदम मचाओगे तो तोड़ देंगे गांठ। और सतीश जी ने मेरे बारे में कहा था, मैं आपका आदेश हो एक बार बजाओ ताली में इसकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि इसकी कितनी बड़ी औकात है घर में, मैं बताता हूं। देखिए साहब, हम कवियों का आना जाना होता है साहब। एक बार मैं इनके घर पहुंच गया, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध चढ़ रहा है। नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूं जो मेरे घर गए थे, लेकिन रक्षाबंधन पे गए थे। अब बताओ। चलो ठीक है, इनकी बात को बड़ी करो। रक्षाबंधन के ऊपर गया था, इनकी दरबारी ने कहा भाई साहब राखी बंधा दो, लेकिन उसमें एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ था साहब। जब मैं रक्षाबंधन पे इनके यहाँ गया तब मुझे पता नहीं था कि इनके घर में गृह युद्ध चल रहा है। इनकी धर्मपत्नी 1 सप्ताह से इनसे बात नहीं कर रही। जैसे ही मैं इनके यहाँ पहुँचा तो इन्होंने कहा आज मेरी डीगिया के सामने इज्जत कैसी रहे। घरबारी बोलते नहीं है, मुझको इन्होंने सम्मान दिया, बैठाया और घरबारी को आवाज़ लगाई, अरे बोल जरा बाबूलाल डीगी आए हैं, पानी लाना। घरवाली गुस्से में ही बोली, बोल वो रखो पानी घड़ा में। कभी तो साहब बड़ी बुद्धि से काम लिया, अरे बोल घड़ा कहाँ है? घरवाली बोली रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है? क्या घर में? अरे बोल घर कहाँ है? क्या गांव में? अरे बोल गांव कहाँ है? क्या पंचायत में? बोल पंचायत कहाँ है? क्या तहसील में? बोल तहसील कहाँ है? क्या जिले में? अरे बोल जिला कहाँ है? क्या प्रांत में? बोल प्रांत कहाँ है? क्या भारत में? और भारत कहाँ है? क्या बोल एशिया में? बोल एशिया कहाँ है? क्या संसार में? अरे बोल संसार कहाँ है? क्या पानी में? बोल पानी कहाँ है? क्या बूढ़े क्यों घड़ा में लादर पिवा दे। ये आकी औकात है साहब जो है। नहीं, इस पे तो चचा ने सच बोला है। कौन ऐसा है जग में जो गुनहगार नहीं, और जिसने घरवारी के हाथों खाई मार नहीं। और फर्क इतना है मित्र तेरे मेरे पिटने में, हमने स्वीकार कर लिया, इन्हें स्वीकार नहीं। लीजिए साहब, आपको सच बता रहा हूँ, सच के अलावा सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे पिताजी ने मेरे से कहा बेटा कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ कब सम्मेलन में। बोल ठीक है बेटा चले जाना, पर माँ 2 आदमियों से कुछ मत कहना। चले जाना लेकिन माँ 2 आदमियों से कुछ मत कहना। मैंने कहा पिताजी वे 2 आदमी कौन जिनसे मैं कुछ ना कहूँ? बोल बेटा ठीक, एक तो तेरे दाहिने हाथ की तरफ बैठे हों उनसे कुछ मत कहना, ठीक है, और ठीक एक तेरे पीछे हों उनसे भी कुछ मत कहना। मैंने कहा पिताजी मैं समझ नहीं पाया, किस लिए तो मैं दाहिने हाथ की तरफ बैठने वाले से ना कहूँ और पीछे बैठने वाले से ना कहूँ? तो मेरे पिता ने कहा बेटा जो पीछे हमेशा होते हैं वो हमेशा कायर के समान होते हैं, इसलिए उनसे भी कुछ बहना बेकार है। हाँ हाँ। और मैंने कहा पिताजी दाहिने हाथ की तरफ? बोल दाहिने हाथ की तरफ हमेशा घरवारी बैठती है, इसलिए घरवारी के समान है, इनसे भी कुछ कहना ही बेकार है। दरअसल सामान्य ज्ञान कमजोर है इस प्राणी का। किसी विद्वान से पूछो, पत्नियां हमेशा बाईं ओर ही बैठती हैं, दाईं ओर तो बहादुर लोग होते हैं, उनसे उलझना नहीं चाहिए। लीजिए साहब, ये विद्वान कैसे हुए वो बता रहा हूं मैं साहब। ये विद्वान कैसे हुए कि मेरा और इनका सौभाग्य था, एक कॉल लेटर नौकरी हेतु आया, हम दिल्ली दोनों इंटरव्यू देने गए थे। जब इंटरव्यू देने गए थे तो बहुत विचार थे साहब, वहाँ आवाज़ लगी बोल बाबूलाल डीगिया। मैंने कहा सर मैं हूँ। बोल अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। भाई साहब मैं इंटरव्यू देने गया, अधिकारी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा, बोले भाई साहब भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री का नाम? मैंने कहा साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों हलचल रही। बोले ये पृथ्वी कैसी है? मैंने कहा सर गोल है, चपटी है, खोज जारी है। बोले भारत आजाद कब हुआ? मैंने कहा सर 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। बोल ठीक है आप बाहर जाओ। भाई साहब मैं बाहर आया, सतीश जी जन कब से मुझे देख रहे थे और आकर मेरे से बोले, अरे बोले यार डीगिया जी बता बता क्या बोला, क्या पूछा, क्या नहीं पूछा। भाई साहब मैं जल्दी जल्दी में तीनों का इनको उत्तर होता गया। मैं पहले का पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे का पृथ्वी गोल है, चपटी है, खोज जारी है, और तीसरे का 1857 से प्रयास किए गए और 1947 में सफलता मिली।
तो आवाज़ लगी, बोले भाई सतीश जी, ये बोले सर, बोले अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। अब इसको ये अंदाज नहीं कि अधिकारी का तो जाने कब मुंह नहीं फट जाए, उसने प्रश्न ही बदल दिए। अधिकारी जी ने वो प्रश्न बदल दिए, इनसे पूछिए आपका क्या नाम है? ये बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे बोल तेरी बुद्धि कैसी है? बोल गोल है, चपटी है, खोज जारी है। शाबाश। अरे बोल तुम पैदा कब हुए? बोला 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। बोल भैरू बाबा की। लीजिए साहब कि मैं 8वीं पास कभी था, मेरे बाप मुझे स्कूल में भर्ती कराने ले गए, एक प्रश्न का जवाब मुझ पर नहीं लगाया, तो गुरुजी ने कहा बोल तू मुर्गा बन जा। भाई साहब मैं बड़े सोच में पड़ा, मैं आदमी और गुरुजी मुझे मुर्गा बना रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि आदमी मुर्गा बनते हैं। मैं निगाह चुकाकर वहाँ से भागा और अपने घर पहुँचा। पापा ने कहा बेटा क्यों आ गया स्कूल? बोले गुरुजी तो आदमियों को मुर्गा बना रहे हैं, इसलिए पापा जी मैं आ गया। बोल चल मैं चलता हूँ। वहाँ पहुँचा, वहाँ जा कर के मैंने कहा ये गुरुजी थे जो मुझे मुर्गा बना रहे थे। तो उन्होंने कहा मर्द साहब मेहरबानी करके आप इन्हें मुर्गा मत बनाओ, ये सब्जेक्ट मत पूछो, कोई दूसरा वैसा चुनो। तो उन्होंने दूसरा वैसा चुना। बोल बता बेटा तेरे एक हाथ में 5 लड्डू। बोल गुरुजी मेरे हाथ में तो कुछ ही ना है। अरे क्या मान ले भाई 5 लड्डू। अरे बोल कैसे मान लूँ, है ही ना है। अरे बोल तेरे बाप को कहा जाए मान ले 5 लड्डू। बोल ठीक है साहब। और बोल दूसरे हाथ में भी 5 लड्डू। बोल गुरुजी नहीं है। अरे तो मान ला तेरे बाप को कहा जा रहा। बोल ठीक है मान ले। तो 5 तेरे इस हाथ में और 5 इसमें, बता कितने लड्डू हो गए? मैं बोले 14 है। अबे बोले 14 क्यों होते? मैं तेरे बाप को कहा जाए मान ले, जो तेरे बाप को कहा जाए तू मेरी मान। लीजिए साहब अपनी औकात के। सुबह सुबह जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। कब सम्मेलन में? ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। वो मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम कोई दरिया तो है और खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा था मैं कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ता है इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब मैं वायर बस अड्डे पे आया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? भाई साहब मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोले आजा बाबा मेरे पहिया के नीचे तू आज स्वर्ग पहुँचा दूँ। मैंने भाई साहब ड्राइवर से कहा मैं ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे कहाँ है इसके 64 दांत, क्यों झूठ बोलता है? मैंने कहा मुझे पता है बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 बात। भाई साहब मैं बस में चला, मुझे सतीश जी उसी बस में मिल गए। मैंने कहा सतीश जी मैं पैर से विकलांग हूँ, हमें बैठ जान रहा है। मेरे से बोल रही या पीछे जा यार। भाई साहब आगे जा पीछे जा। 15 मिनट हो गई पर किसी ने बैठने को सीट नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे से देख रहा और बोला बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 5 किलोमीटर बाद रुकी। कारो पेंट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब 1 मिनट बस में खड़ी हुई और सतीश जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं सरकता हूँ बैठ जाओ। बोल नहीं नहीं आप परेशान मत हो, मैं तो खड़ी रहूँगी। भाई साहब वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गई। शाबाश। देखो साहब हंसने की बात नहीं है, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल होता है। क्या मुकद्दर पाया है, मुकद्दर का खेल है। भाई साहब 10 किलोमीटर के बाद बस मैं एक सवारी उतरी, सीट खाली हुई, मैं उस सीट पर जाकर के बैठ गया। बैठना चाहता, मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था। उस पर एक औरत बैठी थी, बच्चा उसकी गोदी में था और मेरे से बोली बोल बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोलते हो आप पढ़े हो? मैंने कहा हाँ पढ़ा। कितना पढ़े हो? मैंने कहा 8वीं पास किया है। बोल देखो क्या लिख रहा है। तो साहब खिड़की की बगल में लिखा हुआ था बस में बीड़ी पीना मना है। मैंने कहा बेटी इसमें तो ये लिख रहा है बीड़ी पीना मना है, तो फिर आप बीड़ी पी रहे हो? भाई साहब मैंने उस बीड़ी को फेंक दिया। 5 किलोमीटर चलने के बाद वो बच्चा रोने लगा और वो अपने बच्चे को आंचल दूध पिलाने लगी। तो मैंने कहा बेटी तू पढ़िए क्या? हाँ बाबा मैंने तो एमए किया है। मैंने कहा देख खिड़की के बगल में क्या लिख रहा है, चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकाले। हमारी यहाँ भुसावल तहसील पड़ती है साहब, वहाँ आए
वहाँ एक भिखारी आया और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। अरे मैं कम्मकत चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। नहीं, इनकी औकात वास्तव में दूर भाई साहब मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी हैसियत ऐसी है। सतीश जी मेरे पास बैठे थे, मैंने तुरंत इनकी तरफ हाथ कर दिया, मैं भाई साहब इनसे ले ले। हाँ। तो भाई साहब भिखारी ने सतीश को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले ये खुदा ही भिखारी तो लग रहा है, हमको कहा देखो। ओ भाई साहब भरतपुर बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मिला। मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपये दे दो। अरे मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। अरे मैं कम्मकत चाय 10 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मेरे से मांगता तो 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के बोला बाबूजी 5 रुपये की मैं पीऊँगा, 5 रुपये की मेरी प्रेमिका तो पिएगी। अरे मैंने कहा तो भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोल भाई के चक्कर में भिखारी बनी हूँ, मैं महलन में रह रहा हूँ तेरी तरह। और भाई साहब जब मैं आपके मथुरा में आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल अंकल। मैंने बोल बेटा क्या बात है? बोल पीछे से 2 आंटी आवाज़ लगा रही हैं। भाई साहब पीछे मुड़ के देखा तो 2 औरतें दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और आकर मेरे से बोली बाबा। मैं कहा हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो दे जा। अब आप सोचो साहब हम बुजुर्गों का कोई फ़ोटो मांगे। अरे मैंने कहा तो आप मेरा फ़ोटो ले जा करके क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, उन बच्चों को बताएंगे। बोल बेटा रो मतो नहीं हवा। और भाई साहब जब मैं आपकी स्मार्ट में आया तो मुझे किसी ने नज़र उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। और डॉक्टर साहब मेरे से बोले बोल भाई साहब कहाँ के हो? मैंने राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो? मैंने कब सम्मेलन में? बोला आप कभी हो? मैंने के यहाँ। बोला आप कैसे कभी हो? आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर। आप में खून नहीं है, खून चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या कराऊंगा? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था और इंटर किया तो मध्यम रह गया। हाँ। और जादिन ते घरवारी आई है डॉक्टर साहब, वादिन ते लो चल रहा। फिर भी डॉक्टर साहब ने साहब सिरंज लगाई, मेरे लगाई, उसको खून नहीं मिला। मैंने सिरंज को तोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल देते हैं। जय हो। मैं निवेदन कर रहा हूँ साहब कोई भी या डॉक्टर हो तो ये रचना उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों की नहीं। और वैसे ऐसे कहते हैं कि चोट चोट सब मोसेरे भाई, पर मैं तो एक राजस्थान के डॉक्टरों की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। जो मरीज मुझे साक्षात टूंडला में मिला था कि साहब वो मैं मरीज हूँ। 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना और अगर पसंद ना आए तो सतीश जी से कहना कि यार किसको खड़ा कर दिया। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ गिरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज? मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह आप नहीं? लीजिए साहब, एक थोड़ी माता बहन है, एक छोटा सा पढ़ रहा हूँ कि परसों के रोज मेरे एक मित्र का कार्ड आया। उसकी बेटी की शादी, उसमें मुझको बुलवाया। लिखा भैया आना और आपके बस की कुछ ना हो तो केवल कन्यादान कर जाना। मैं 5 बर्तनों का सेट 11 रुपया नेट लेकर रवाना हुआ। वहाँ देखता हूँ बहन बेटियों का ताता, कोई आता कोई जाता।
एक कमरे में बबीता और उसकी सहेली, पास में बैठी थी दुल्हन नई नवेली, उसी कमरे में मुझे बैठा दिया। हाँ। तो एक सखी बोली कि बहन तू पराई हो गई, और पराई का नाम सुन के सरोज रो गई। तो देख ये हाल, और वो दुल्हन बोली तत्काल, अरे बोल बावरी तू क्यों रो रही है, मैं कोई हमेशा को नहीं जा रही हूँ, आज सुहागरात कल तल्लाक परसों यहीं आ रही हूँ, आज सुहागरात कल तल्लाक परसों यहीं आ रही। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली, अजी सुनते हो? हाँ। अरे मैं इनके सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त, तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो कहा चाय 10 मिनट में मैंने कहा कम वक्त, तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी है जाएगी। भाई साहब इतनी कहने में गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल ढीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर साहब अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरबारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कहा आत्महत्या करने। अरे बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरबारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ ये पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से। बहुत बढ़िया। ओ मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 ईंटर रख के घर चली आना, बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना और पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा और तुझे जला के घर चला आएगा। पर एक बात बता, तू जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा। लीजिए साहब एक छोटी सी रचना। मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया, मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं राम के बाण से जलेगा। बोल पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे हैं बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर राम चला रहे थे बाण, रावण पर चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से दौड़ता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा, तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला बोल मूर्ख तू कहाँ से आ रहा है, मुझे हर साल जलता देखता है फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो इस देश में देख ले, सांप्रदायिक दंगों में हमेशा पूरा देश जलता है। क्या बात है, सांप्रदायिक दंगों में यह देश हमेशा जलता है। तब सीढ़ियों का लेकर सहारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा कि भैया रावण जल जाओ, जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूँ अध्यापक और परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, और सूरज हमेशा सर्दियों में, ये बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन है आज हम भी हड़ताल करते हैं। क्या बात है। वो मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ कि रामचंद्र जी से मेरा समझौता, आप मानव हैं, मानवता आपकी जात है,
मुझे राम से नहीं, राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हड़ताल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, क्या बात है? और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, आहा। और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ।